दोस्तों, एक महिला अपने नौकर के साथ में अदालत में खड़ी हुई है और 17 अगस्त साल 2022 का ये दिन है। और ये महिला अपने नौकर के साथ में खड़ी हुई है और अदालत की तरफ से उसके बाद में एक फ़ैसला आता है। अदालत की तरफ से फ़ैसला आता है कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो महिला खड़ी हुई है, इस महिला को और साथ में इसका जो नौकर खड़ा हुआ है, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ में ये जो महिला है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है और साथ में इसका जो नौकर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब दोस्तों, जब इस तरीके की खबर पूरे एरिया में फैलती है कि एक नौकर और मालकिन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो हर कोई तरह तरीके की बातें करने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, इस तरीके से इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो आखिर ऐसा क्या गुनाह था इस पत्नी का और इस नौकर का कि जिसके बदले इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली? तो इस पूरी घटना को परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। और दोस्तों, आप लोगों के कल के दिन जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ये वीडियो के अंत में मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि लखनऊ से सटा हुआ है, जिसको हम लोग हरदोई बोलते हैं। और इसी हरदोई के अंतर्गत एक आवास विकास इलाका आता है और आवास विकास इलाके के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है मनीष श्रीवास्तव और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है शीतल वर्मा और इनका एक नौकर है जिसका नाम है राहुल उर्फ आरुष। अब दोस्तों, 21 जून साल 2017 का ये दिन है। जो शीतल वर्मा है अपने नौकर आरुष वर्मा से कहती है सुबह सुबह कि उसे मंदिर लेके चलो। अब जो ये आरुष वर्मा था, ये अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है और स्कूटी स्टार्ट करने के बाद में जो शीतल वर्मा है इसको मंदिर लेके जाता है। और मंदिर में ये जो शीतल वर्मा थी, ये अपना काम निपटाने के बाद में, पूजा करने के बाद में जब ये लौटकर अपने घर में आती है और तीसरी फ्लोर पर जहाँ पर इसका पति सोया हुआ था, जब ये वहाँ पर पहुँचती है और जैसे ही कमरे का गेट खोलती है तो इसके तो होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो इसका पति था, जिस पति का नाम मैंने आप लोगों को बताया मनीष श्रीवास्तव, इसकी किसी ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि यानी इसके जिस्म पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार किया गया है और इसके गले पर किसी तार जैसे तार से गला घोट कर इसकी हत्या की गई हो, इस तरीके का निशान दिखाई पड़ता है। अब आनन फानन में जो शीतल वर्मा थी, ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। तुरंत जो नौकर राहुल था उर्फ आरुष, ये तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचती है और उसके बाद में ये जो शीतल वर्मा थी, ये तुरंत अपने पति को उस एम्बुलेंस में उठा के रखती है और उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती है। और सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद में कहती है, डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पति से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जब शीतल वर्मा इस तरीके के बयान करती है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबके दिल कटने लगते हैं। सब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि शीतल, जिसकी माँ बस जिंदा है और पिता इस दुनिया में नहीं है, पति के सिवा कुछ है नहीं, एक छोटा सा बेटा है, और इसके पति की किसी ने इतनी बेरहमी से इस तरीके से हत्या की है कि यकीन मानो जैसे देखकर सिरहन सी उठती है। अब उसके बाद में डॉक्टर जब उस व्यक्ति को देखते हैं, मनीष श्रीवास्तव को, तो तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। अब जो डॉक्टर थे उसको मृत घोषित कर देते हैं। जो नौकर था जिसका नाम था राहुल तुरंत जो मनीष की माता थी जिनका नाम था माया देवी, उनको कॉल करता है और उनको कॉल करने के बाद में कहता है, अम्मा, जो आपका बेटा है मनीष, जिसके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, अचानक से मैं भाभी को पूजा के लिए मंदिर लेके गया था और जब मैं लौट के आया तो पता चला कि किसी ने बहुत बेरहमी से उनके ऊपर हमला किया। हम लोग हॉस्पिटल लेके आए लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पे उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब जो माया देवी थी बेचारी हड़बड़ाई हुई हॉस्पिटल पहुँचती हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जब ये जाती हैं और अपने बेटे का जब हाल देखती हैं तो ये तो चीखे मार मार कर, दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती हैं। इनका हाल इतना बुरा हो जाता है कि कई लोग वहाँ पर इन्हें बोलते हैं। अब इस तरीके से जब ये अपने बेटे का हाल देखती हैं तो इनको तो समझ में ही नहीं आता है कि बेटा अच्छा खासा भला कारोबार चल रहा था, परिवार में खुशियाँ थीं, ऐसा क्या हो गया कि किसी ने इसकी हत्या कर दी। अब जो माँ माया देवी थी, इनको कहीं ना कहीं जो नौकर और जो बहू थी, ये इस तरीके की जो बातें बता रही थी, इस तरीके की बातों से अपनी बहू शीतल के ऊपर शक होने लगता है। क्योंकि शीतल वर्मा जो थी ये एक तरीके से खुले मिजाज की महिला थी और एक तरीके से जो माया देवी थी, इनको पहले भी शीतल वर्मा के ऊपर कई बार डाउट भी था। इसलिए ये तुरंत जो हरदोई का थाना है वहाँ पर पहुँचती हैं और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं भगवान सिंह, उनको सारी बात बताती हैं
और बहू और नौकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं और कहती हैं कि उनके बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरी बहू शीतल और जो मेरा नौकर है राहुल, इन्हीं दोनों ने की है। अब दोस्तों माँ जब तहरीर देती है लिखित रूप में इन दोनों के खिलाफ, तो जो इंस्पेक्टर होते हैं भगवान सिंह, वो तुरंत इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके जाते हैं। अब जब पुलिस थाने इन दोनों को लेके जाते हैं तो पुलिस थाने में इन लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर इन लोगों से कहते हैं कि हमें उस जगह लेके चलिए जहाँ पर क्राइम हुआ है, जहाँ पर इसकी हत्या की गई। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस उस आवास विकास के सी ब्लॉक में जहाँ पर ये परिवार रहता था उसमें जब पहुँचती है और जिस कमरे के अंदर हत्या की गई जब वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस देखकर पूरे कमरे का हाल एकदम से दंग रह जाती है। दरअसल इस कमरे के अंदर जगह जगह खून के निशान हैं, दीवारों पर खून के छींटे हैं। इस तरीके से हत्या की गई है कि वहाँ पर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस जब इस पत्नी से, जो शीतल वर्मा थी, और जो नौकर था, जब इनसे इनके बयान दर्ज कराती है तो कहीं ना कहीं इनके जो बयान थे ये लड़खड़ाते हैं, एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। इसलिए पुलिस इन दोनों पर सख्ती दिखाती है। और दोस्तों जैसे ही पुलिस इन दोनों पर सख्ती दिखाती है तो पुलिस को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है और उसके बाद ये दोनों पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस को जो पूरी कहानी बताते हैं, दरअसल वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल दोस्तों ये जो पूरी कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है हरदोई का एक मोहल्ला लगता है जिसको बोलते हैं गायत्री नगर। और इसी गायत्री नगर के अंदर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में जो परिवार का मुखिया है, इस मुखिया का नाम है बहादुर श्रीवास्तव, हरि बहादुर श्रीवास्तव। अब इनके परिवार में इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सीमा श्रीवास्तव, एक बेटा है संदीप श्रीवास्तव। जो संदीप श्रीवास्तव बेटा है इसकी शादी हो चुकी है, जो बेटी है इसकी भी शादी हो चुकी है। बेटा बड़ा वाला जो है संदीप, ये दवाओं की फैक्ट्री में एमआर है और एमपी में रहकर नौकरी करता है। वहीं पर अपनी बीबी और अपने एक बच्चे के साथ में रहता है। जो बेटी सीमा है इसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा बेटा है जिसका नाम है मनीष श्रीवास्तव। मनीष श्रीवास्तव जो कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई करता है, लेकिन इसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो ये अपना एक काम चालू करता है डीजे का। अब दोस्तों जब ये अपने डीजे का काम चालू करता है तो ऊपर वाले की कृपा से कि इसका जो काम था ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और काम अच्छा चलने लगता है। अब जब काम अच्छा चलने लगता है तो माता पिता जो होते हैं, जो माँ होती है जिसका नाम माया रानी और जो पिता होते हैं हरि बहादुर, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए ये सोचते हैं कि खैर उनका बेटा पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका जो काम है ये ठीक हो गया है, तो इसलिए ये सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी की जाए। इसलिए ये लड़की की तलाश करते हैं। लेकिन इसी बीच में जो मनीष श्रीवास्तव, इसी की मुलाकात हो जाती है शीतल वर्मा से। शीतल वर्मा जो कि वहीं के आवास विकास के सी ब्लॉक में रहती है। शीतल वर्मा के परिवार में इसके जो पिता हैं, इनका नाम है सियाराम वर्मा, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर है, और इसकी जो माँ है इनका नाम सरिता, और एक बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। जो बड़ी बहन और छोटा भाई है इनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी पिता जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं और माँ जो है वो भी हाउसवाइफ है, लेकिन परिवार के अंदर जो बड़ी बहन और छोटा भाई है इसकी मृत्यु हो चुकी है। यानी एक तरीके से जो शीतल वर्मा है ये परिवार की अब इकलौती और लाडली बेटी है। लेकिन जो शीतल वर्मा थी ये परिवार के लाड़ प्यार में कुछ इस कदर बिगड़ जाती है, कुछ इस कदर इसके चाल चलन हो जाते हैं कि एक तरीके से लड़कों से दोस्ती करना, लड़कों के साथ में एक तरीके से संबंधों में रहना, उनके साथ रिलेशनशिप में रहना जो इसका शौक बन चुका था। और अलग अलग तरीके से ये अलग अलग लड़कों की तलाश करती, जब उनसे दिल भर जाता तो ब्रेकअप कर लेती। अब इसी बीच में इसकी मुलाकात हो जाती है मनीष श्रीवास्तव से। मनीष श्रीवास्तव जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो मनीष श्रीवास्तव इस शीतल वर्मा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। अब बात शादी तक पहुंचती है। जब बात शादी तक पहुंचती है तो आखिरकार साल 2008 में ये लोग एक मंदिर में जाकर गुपचुप तरीके से शादी कर लेते हैं। जब ये लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में जो मनीष श्रीवास्तव था, जब ये अपनी पत्नी शीतल वर्मा को लेकर अपने घर जाता है तो जो माया रानी होती हैं ये एक तरीके से पहले तो सोचती हैं कि इस बहू को स्वीकार न किया जाए, लेकिन उसके बाद में बेटे की खुशी के लिए आखिरकार ये उसे स्वीकार करती है। उसके बाद में जो मनीष श्रीवास्तव था ये अपनी और शीतल वर्मा की शादी कानूनन रजिस्टर्ड कराता है और कोर्ट में भी जाके शादी करता है। अब उसके बाद में जो शीतल वर्मा थी, इनके जो पिता थे सियाराम वर्मा, सितंबर 2016 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अब जो परिवार में शीतल की माँ बची थी और कोई था नहीं, इसलिए शीतल वर्मा अपने पति जिसका नाम मनीष श्रीवास्तव था उसके साथ में ससुराल में ही रहती थी। लेकिन जब पिता का देहांत हो गया और पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो जो माँ थी सरिता ये अब घर में अकेली रह गई थी। तो इसलिए शीतल अपने पति मनीष श्रीवास्तव से कहती है कि क्यों ना हम लोग हमारे ही घर में रह लें, 3 मंजिला मकान बना हुआ है, माँ अकेली रहती है, उनका भी ख्याल हो जाएगा और हमें भी रहने के लिए एक अच्छा मकान मिल जाएगा। मकान जो था वो 3 मंजिला बना हुआ था। ऊपर वाला जो फ्लोर था, 3rd फ्लोर,
वहाँ पर ये जो शीतल थी और इसका जो पति था मनीष श्रीवास्तव, ये दोनों जाके रहने लगते हैं। 3 कमरे बने हुए थे, लैट्रिन बाथरूम था और नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर ये अपने डीजे का पूरा काम सेट कर लेता है। और सेकंड वाले फ्लोर पर जो शीतल की माँ थी सरिता, ये रहती थी। अब इसी तरीके से जो ज़िंदगी है चलने लगती है। अब जो मनीष श्रीवास्तव थे, इनका जो काम था ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लगता है। जब काम अच्छा चलने लगता है तो सितंबर साल 2013 में ये एक नौकर को रखते हैं। इस नौकर का नाम होता है राहुल उर्फ आरुष। अब दोस्तों राहुल उर्फ आरुष जब इसके साथ जुड़ जाता है मनीष श्रीवास्तव के साथ में, तो एक साइड पर कभी कभी ऐसा होता है कि मनीष श्रीवास्तव चला जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी साइड पर जो राहुल है ये चला जाता है। यानी जो भी काम था ये बुकिंग पे होता था। ज़्यादातर ये लोग फ्री रहते थे, बुकिंग होती थी तो काम पर जाते थे, अन्यथा घर पे रहते थे। कई बार ऐसा होता था जो मनीष श्रीवास्तव था ये इसको बाहर जाना होता था और इसी बीच में जो राहुल था ये मनीष श्रीवास्तव के घर पे ही रहता था। अब चूंकि दोस्तों 3rd फ्लोर पर इसकी पत्नी और इसका जो नौकर था ये रहते थे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक ऐसे रहते रहे तो कहते हैं ना कि दोस्तों अगर कोई अनजान व्यक्ति अगर अनजान महिला के साथ में रहता है तो सबसे पहले इन लोगों का जो दिमाग जाता है वो जाता है अवैध संबंधों की तरफ। अब इसके बीच में जो राहुल उर्फ आरुष था ये शीतल वर्मा के साथ में हंसी मजाक करने लगता है। भाभी समझकर कभी कभी उससे गंदी मजाक करता। जब गंदी मजाक करता तो शीतल वर्मा जो थी वो कभी कभी शर्मा जाती। लेकिन ये जो राहुल उर्फ आरुष था ये इतना ज़्यादा ओपन था उससे कि किसी भी तरीके की मजाक करता, कभी उसका हाथ पकड़ लेता। लेकिन जो शीतल वर्मा थी ये भी कभी उसका विरोध नहीं करती। अब जो राहुल उर्फ आरुष था ये समझ चुका था कि जो भाभी है ये इनकार नहीं करेगी, इससे किसी भी तरीके की मजाक कर ली जाए। कहीं कहीं दोस्तों जो शीतल वर्मा थी इसको भी लगता था कि जो राहुल उर्फ आरुष है ये चाहता क्या है उसके बारे में सब जानती थी और इसलिए ये इसको चांस देती थी। क्योंकि जो शीतल थी ये पहले से ही ओपन मिजाज की महिला थी, अलग अलग लड़कों के साथ में इसके संबंध थे। हालांकि इसने शादी तो कर ली थी मनीष श्रीवास्तव के साथ में और उसके बाद में इनका एक बेटा भी हुआ था जिस बेटे का नाम इन्होंने सिद्धांत रखा था। चूँकि दोस्तों एक बेटा भी हो चुका था इस शीतल वर्मा का, लेकिन उसके बावजूद भी ये अब नौकर के साथ में फ्री होने लगी थी। अब दोस्तों जब कभी कभी मनीष श्रीवास्तव घर से बाहर जाता तो ये दोनों आखिरकार जिन चीज़ का डर था वही चीज़ इन लोगों के बीच में हो जाती है। अब उसके बाद में जो मनीष श्रीवास्तव था ये शीतल वर्मा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। चूँकि शीतल वर्मा भी शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कब राहुल उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। और जैसे ही मोहब्बत का इजहार होता है ये दोनों सारी बंदिशें भूल जाते हैं, सारी सरहदें भूल जाते हैं और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे में ऐसे समाते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं कि एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने की जो इनकी जिद थी वो अब लगातार शुरू हो जाती है। अब जब कभी भी मनीष श्रीवास्तव घर से बाहर जाता तो राहुल और शीतल यानी कि मालकिन और नौकर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो सिलसिला था ये लगातार का शुरू हो गया। उसके बाद में लगातार इनके बीच में संबंध बनने लगते हैं कि इसी बीच में जो मनीष श्रीवास्तव था ये अपनी पत्नी और अपने नौकर राहुल को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब ये रंगे हाथों पकड़ता है तो उसी समय ये काफ़ी ज़्यादा डांटता है अपनी पत्नी को, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है। जब उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करता है तो जो शीतल वर्मा थी ये अपने पति से कहती है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद में जो नौकर था राहुल उसका आना जाना घर पे बंद कर देता है। क्योंकि दोस्तों मनीष श्रीवास्तव सोचता है कि उसकी पत्नी से गलती हो गई, शायद ये आज के बाद ऐसी गलती ना करे। लेकिन दोस्तों जो शीतल वर्मा थी इसके ऊपर एक तरीके से अपने नौकर का बुखार सवार था और इसको अवैध संबंधों की एक ऐसी भूख लगी हुई थी पहले से ही जो अब जाग चुकी थी। इसलिए ये अब राहुल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इसलिए राहुल को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, तुम्हारे ही साथ रहना चाहती है। तो राहुल कहता है कि इस सब के बीच में तुम्हारा पति है। तो शीतल वर्मा कहती है कि क्यों ना हम लोग हमारे पति को ही रास्ते से हटा दें। उसके बाद में ये लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक जो शीतल वर्मा थी 21 जून साल 2017 को राहुल को सुबह 6 बजे कॉल करती है। चूँकि मनीष श्रीवास्तव था सो के लेट उठता था 10 बजे के आसपास, सुबह सुबह कॉल करती है और उससे कहती है कि कुछ सामान साथ में ले आना। तो जो राहुल था ये एक कट्टा देसी और उसके बाद में कुछ कारतूस और एक बांके का इंतज़ाम करता है। उसके बाद में एक पॉलीथीन में डालकर शीतल वर्मा के घर पे आ जाता है और ऊपर वाले फ्लोर पर जहाँ पर मनीष श्रीवास्तव सोया हुआ था वहीं पर जाने के बाद में ये लोग एक तार से गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद जो राहुल था ये मनीष श्रीवास्तव के सर में गोली मारता है। फिर गोली का जो निशान था उसको छुपाने के लिए कई बार बंके से वार करता है और उसके बाद में शीतल वर्मा को उस स्कूटी पर बिठाकर मंदिर के लिए लेके जाता है। अब दोस्तों जैसे ही मंदिर से ये लोग लौट के आते हैं उसके बाद में शीतल वर्मा जैसे ही ऊपर जाती है ये चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, बताती है कि हम लोग मंदिर गए थे, गेट खुला छोड़ गए थे, न जाने कौन व्यक्ति आया उसके पति की हत्या कर गए।
उसके बाद में ये लोग हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल भागने के बाद में वहाँ पर ये जो शीतल वर्मा थी काफ़ी ज़्यादा ढिंढोरा पीटती है, काफ़ी ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, आलाप करती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो मनीष श्रीवास्तव थे, उनकी जो माँ थी माया देवी, उनको अपनी बहू के ऊपर शक हो जाता है। उसके बाद में वो लिखित रूप पे नौकर और बहू के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद में जो इंस्पेक्टर होते हैं भगवान सिंह, ये इस पूरे मामले में इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो उसके बाद ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। उसके बाद में मामला कोर्ट पे जाता है और 17 अगस्त साल 2022 को इन लोगों को सज़ा सुनाई जाती है। ये दोनों व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो महिला थी इसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना और ये जो नौकर था इसके ऊपर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अब दोस्तों ये जो शीतल वर्मा थी, सोचिए कि इसने अवैध संबंधों में अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। इसकी माँ अब जो अकेली रह गई घर पे, इसका जो बेटा था सिद्धांत, वो छोटा सा बेटा था, उसका क्या कसूर था? उसका पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ लाखों के पीछे, वो अपनी ज़िंदगी किसके सहारे गुजारेगा? बहरहाल दोस्तों अवैध संबंधों में पड़कर शीतल वर्मा ने अपने पूरे परिवार को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। और आप लोग भी इस पूरी घटना के बारे में जो भी बोलना चाहें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोगों ने जो भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें पहला जो कमेंट्स है ये मुस्तफ़ा इंदौरी हैं और ये लिखते हैं किसी का अगर शौहर मर जाए तो उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो जाती है, वो तो ज़िंदा लाश है, बेचारी के साथ में जो हुआ बहुत गलत हुआ। तो भाई मुस्तफ़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर कमेंट्स किया और अपने विचार भी रखे। उसके बाद में पंकज पटेल हैं, लिखते हैं महोदय जी आपकी मेहनत को सलाम है। ठाकुर साहब ने आपके चैनल की जानकारी दी थी और आपकी कहानी सुनाने का व समझाने का जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। तो भाई पंकज पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं आप हमेशा निष्पक्ष कहानी सुनाते हैं, दुनिया में कैसे कैसे विकृत लोग रहते हैं, बहुत बहुत दुखदायी घटना है। यहाँ पर लड़की की माँ ने लड़की के लिए आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत जुटाई और समाज में कितनी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं जो आवाज़ नहीं उठा पाती। तो ये 617 है जो कि महाराष्ट्र से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं सर नाइस स्टोरी, बट इंसानियत में कम से कम बाप अपनी बेटी के साथ में ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसे बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आज़ाद शेख हैं, लिखते हैं सर मैं आज़ाद शेख कबीर नगर दिल्ली से आपकी स्टोरी सुनता हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी होती है। मैं डेली आपकी स्टोरी सुनता हूँ, पर कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं कि जिनको सुनने के बाद में रोना आता है। वाकई आप सही कह रहे हैं आज़ाद शेख जी, जब मैं कुछ क्राइम स्टोरी पढ़ता हूँ, उनको कवर करता हूँ तो वाकई मुझे रोना आता है। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं इट्स कॉमन इन फ्यू कम्युनिटी, नथिंग न्यू, यू मे फाउंड सो मैनी सिमिलर केसेस इन पाकिस्तान। तो भाई इस तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं ये हर जगह हो रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये चिराग शिरामली हैं, लिखते हैं गुड सर मैं गुजरात से हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव मेहरा हैं, लिखते हैं सर आप कहाँ से हो और आप लोगों का स्टूडियो कहाँ पर है? तो भाई मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये देव कुमार हैं, लिखते हैं वेरी नाइस भाई, आपको आपकी फैमिली को दिल से थैंक यू एंड सपोर्ट मी, यू सपोर्ट मी। तो भाई देव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शराफत अली हैं, लिखते हैं आपकी किसी और वीडियो में थंबनेल में अपराधी का नाम नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है भाई कि जिस कहानी के अंदर अगर पुलिस खुलासा करती है और नाम सामने आता है, मैं डेफिनेटली उसका नाम थंबनेल पे भी शेयर करता हूँ, वीडियो के अंदर भी शेयर करता हूँ। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं मोहम्मद शाकिर बरेली से आपकी कहानी सुनते हैं। तो मोहम्मद शाकिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंकित कुमार हैं, लिखते हैं हॉरर स्टोरी सुनाइए सर। तो भाई अंकित कुमार जी हॉरर स्टोरी के बारे में मेरा अभी कोई मूड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द मैं आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा, ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा कि आप भी याद रखेंगे। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है सुनील त्यागी जी का है, लिखते हैं भैया हम पति पत्नी दोनों आपकी कहानी सुनते हैं, रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का मैं दिल से आभारी हूँ कि आप इस तरीके से हमारी दोनों चैनल्स पर कॉमेंट्स करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आप कैसे हो? नासिर पठान जी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से मैं आपकी कहानी देखता हूँ। तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में चिराग है, लिखते हैं ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं सुजीत मंडल वेस्ट बंगाल से हमारी कहानी देखते हैं। सो दोस्तों ये प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो आप लोगों ने कल के दिन किए थे। अच्छा कमेंट्स जब आप लोग करते हैं तो सबसे अच्छा पता है क्या लगता है कि पहले हमारी पूरी कहानी हो जाती है, उसके बाद में मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम ले रहा हूं। तो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार तो हमारी वीडियोज़ पर व्यूज़ आते हैं आपकी दुआ से, और आप लोग शेयर भी करते हैं। तो आप लोग अगर कम से कम 1000-1500 उसमें से लोग कमेंट्स करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट्स करिए और सारे ही लोगों के मैं नाम लूँगा लास्ट में। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।